बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो खैरियत से हूँ ही, लेकिन आज बात करूँगी दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे रिश्ते की। उस रिश्ते के साथ एक और रिश्ता भी बड़ा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है, उसको टच ज़रूर करूँगी, लेकिन फोकस में दुनिया का एक बहुत ही प्यारा और सबसे मीठा और सबसे सुकून देने वाले रिश्ते की आपसे बात करूँगी। माँ और माँ से कनेक्टेड बाप, वो माँ जिसके पैरों तले हम सबकी जन्नत है, और वो बाप जो उस जन्नत का दरवाज़ा है। आज हम फोकस माँ पे करेंगे। आपको पता है हम फादर्स पे भी अक्सर बात करते हैं, तो माँ के बारे में बात तो करूँगी, क्योंकि एक दो दफ़ा लोगों ने मुझसे गिला किया कि जब आप मदर्स की बात करती हैं तो आप फादर्स की बात नहीं करती। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है, और आगे जाके जब हम गुफ्तगू भी करेंगे अपने सेगमेंट्स में तो आपको समझ आएगी कि माँ की मैं बात क्यों कर रही हूँ। लेकिन माँ, देखिए व्यूअर्स, माँ हमारे लिए बहुत से रोल्स अदा करती है। माँ तो होती है, लेकिन माँ हमारी पहली दोस्त भी होती है, हमारी पहली टीचर भी होती है, हमारा पहला डॉक्टर भी होती है। तो मैंने माँ के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं या पहलू हैं, उन पे आज आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन और अजीम तरीन औरत सिर्फ माँ ही होती है। वो ना सिर्फ एक औरत है, बल्कि मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल भी है। माँ की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच उससे कनेक्टेड होती है। मुझसे पिछले दिनों एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपके लिए इश्क की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने यही कहा कि इश्क इंसान अपने रब से करता है, और अगर इंसानों में बात करें तो इश्क जो इंसान हमसे बेलौस करता है वो माँ है। ये सबसे अनकंडीशनल रिश्ता होता है, जिसमें माँ प्यार करती चली जाती है, एफर्ट्स करती चली जाती है, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा या औलाद आगे से क्या कर रही है। माँ करती चली जाती है, किसी भी उम्मीद, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बग़ैर। फिर अगर बात करें रेस्टोरेंट की या खाने पीने की, तो सबसे पहली खुराक औलाद की क्या होती है? माँ का दूध। तो इंसान का सबसे पहला रेस्टोरेंट भी उसकी माँ ही है। सबसे पहले खुराक जो बच्चा खाता है वो माँ ही तैयार करके देती है, और वो माँ के हाथ से ही होती है। फिर अगर बाथरूम की बात करें तो बच्चे का सबसे पहला टॉयलेट भी उसकी माँ की गोद ही होता है। अब आई नो ये फ़नी सी एक बात है या ऑड सी बात है, लेकिन सोचें, कभी आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान आपके ऊपर वॉशरूम कर दे? कभी भी आप नहीं सोच सकते। लेकिन माँ ही होती है जिसकी गोद में बच्चा बैठा होता है, और अगर यूरिन कर दे या वॉशरूम चला जाए बच्चा, तो माँ चू तक नहीं करती, मुस्कुराहट के साथ खुशी खुशी अपने बच्चे को चेंज करेगी। पहले अपने बच्चे को वॉश करेगी, चेंज करेगी, उसको तैयार करेगी, और सेकंड फिर अपने आप को उस गलाजत से पाक करेगी। तो आप ये देखें कि माँ कितनी अजीम खातून है। फिर हर बच्चे की सबसे पहली टीचर, वो कहते हैं ना कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, तो ये भी एक फैक्ट है। फिर वही माँ सबसे पहली बच्चे की डॉक्टर भी है। उसका इलाज करना, देसी टोटके ट्राई करना, फिर डॉक्टर के पास ले के जाना, बच्चे की तीमारदारी करना, नर्स, डॉक्टर, पूरा का पूरा अस्पताल एक माँ ही होती है। फिर बच्चे की सबसे पहली दोस्त और मुखलिस दोस्त उसकी माँ होती है, जो उसको गाइड करती है। जब दुनिया जो समझ नहीं आती, हम जब दोस्त की बात करते हैं तो एक्चुअली अगर फ्रेंडशिप की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है, तो माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करती है, उससे बात करती है, कभी टफ लव देती है, कभी बहुत ज़्यादा स्पॉइल करती है, वो माँ ही तो होती है। फिर सबसे पहले बच्चे की डिज़ाइनर या ड्रेसर अगर आप कहें तो वो माँ ही होती है। छोटे छोटे जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी माँ ही सेलेक्ट करती है। हाथों से कभी कभी ऊन से स्वेटर बुनती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। देन बच्चे की सबसे पहली सवारी भी माँ की गोद ही होती है या बाप की पीठ होती है, राइट? सो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का पहला स्कूल, बच्चे की पहली टीचर, बच्चे की पहली डॉक्टर, बच्चे का पहला रेस्टोरेंट, बच्चे की हर पहली चीज़ उसकी माँ ही है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जहां है। ये वो मोहब्बत है जो कभी कम नहीं होती व्यूअर्स, और ये वो छाँव है जो हमें हर धूप से, दुनिया की हर मुश्किल से, हर टफ टाइम से महफूज रखती है।
हर चीज़ को बदला जा सकता है व्यूअर्स, हर चीज़ को, लेकिन माँ को नहीं बदला जा सकता। क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हम माँ का हक नहीं अदा कर सकते। आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र देखें तो हर मोड़ पे हमें अपनी माँ ही नज़र आएगी। सो माँ का प्यार वो नेमत है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है, और इसीलिए जब तक माँ का साथ है, माँ को इज़्ज़त देना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, और उस माँ की खिदमत करना आपका, मेरा, हम सबका फ़र्ज़ है। इसलिए नहीं क्योंकि माँ डिमांड करेगी या माँ कहेगी, इसलिए क्योंकि ये हमारे जेनेटिक मेकअप का हिस्सा होना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर से नहीं बिलोंग करते व्यूअर्स, जहाँ पे बच्चा 17-18 साल का हुआ तो वो चला गया, और उसके बाद ना बच्चे को माँ ने पूछा ना माँ ने बच्चे को पूछा। ज़िंदगी ऐसे ना तो चलती है, ना ही आगे ऐसे बढ़ती है। व्यूअर्स, आज हम अपने प्रोग्राम के एक हिस्से में माँ बाप के रिश्ते पे भी बात करेंगे, और इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि अब वो वाली रिगार्ड और वो रिस्पेक्ट नहीं देखी जाती माँ बाप के लिए जो नज़र आनी चाहिए। जहाँ पे मैंने माँ की बात की, उसी तरह हमारा बाप, क्या बाप कम एफर्ट करता है? बाप अपनी कैपेसिटी में 100% एफर्ट्स करता है, माँ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एफर्ट्स करती है। कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे माँ या बाप उन चीज़ों पे पूरी तरह नहीं उतर पाते जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है। लेकिन व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ बाप हमें बचपन में या यंगर ईयर्स में कहते हैं या डांटते हैं, तो हमें वो बातें बहुत बुरी लगती हैं, और हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन एक्चुअली वो हमारी बेहतरी के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं। और व्यूअर्स, और कुछ नहीं तो ये जो हम जिंदा हैं, ये जो जिस्म हमारे पास है, जो 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 हमारा एक सोल है, इसकी शुक्रगुजारी हमने अल्लाह की तरफ तो करनी है। लेकिन अगर हमारे माँ बाप ना होते तो क्या हम पैदा होते? नहीं। तो इफ़ नथिंग एल्स, हम अपनी जान तो अपने पेरेंट्स को ओ करते हैं ना, तो क्या उसके बदले हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ लेना है, वापस नहीं कुछ देना। और व्यूअर्स, सच्ची बात तो ये है कि जब हम खुद माँ या बाप बनते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि माँ और बाप की वैल्यू क्या है। जब तक खुद माँ या बाप नहीं बनते, हम खुद अपने ही टेंजेंट पे होते हैं कि यार माँ है, पैदा किया, उसकी तो जिम्मेदारी है। मैंने बड़ी दफ़ा लोगों को जो अपने माँ बाप से जिनको इश्यूज़ होते हैं, और फिर इस्लाम आपको कहता है कि माँ बाप को उफ तक नहीं कहनी। आपको ये कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। तो क्या उस जन्नत का कुछ भी हमने वापस रिटर्न नहीं करना? जो लोग अपने माँ की, अपने बाप की खिदमत करते हैं, वो ज़िंदगी में क्या आखिरत में भी कामयाब होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली व्यूअर्स, याद रखें, इस दुनिया से जब हमने जाना है तो हमने अपने आमाल और अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ लेके जाना है, और कख नहीं आपने अपने साथ लेके जाना। ये जो सब चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, जिनके पीछे हम अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ये फील करते हैं कि हम ये डिज़र्व करते हैं। खैर है यार, दुनिया मुल्क छोड़ के, माँ बाप को अकेला छोड़ के, बग़ैर किसी सहारे के निकल जाते हैं, मुड़ के देखते तक नहीं है कि क्या उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या हमने इस चीज़ का कभी जवाब नहीं देना? कहते हैं कि अगर दुनिया में आपने बड़ी दुआएं की, बड़ी मिन्नतें तरले रब से की, और आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो किस शख्स का कहा जाता है? यही कहा जाता है ना कि माँ या बाप के पास जाओ, अगर वो ज़िंदा हैं, कि वो आपके लिए दुआ करें, और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। सो व्यूअर्स, जब ये सारी बातें हम जानते हैं तो क्यों कमी रह जाती है? क्यों हम 100% उन बातों पे पूरा नहीं उतरते जो हमें पता है डीप डाउन इनसाइड कि अगर लिखे हुए फ़र्ज़ नहीं है तो मेंटली और इमोशनली तो हम जानते हैं कि वो हमारे फ़राइज़ हैं। सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे माँ बाप के साथ अपने ताल्लुक़ पे, और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम अपनी आखिरत बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप ने तो कर लिया जो करना है उन्होंने हमारे लिए, अब हमारा टाइम है कि हम एफ़र्ट्स करें, और वो एफ़र्ट्स हमें अपने टीनेज में ही करने शुरू कर देने चाहिए। मुझे पता है टीनेज एक बड़ा टफ़ टाइम होता है, ज़िंदगी का हर स्टेज देखें व्यूअर्स। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो बता सकता है उसको क्या चाहिए, लेकिन माँ बाप माँ उसको दूध भी पिलाती है, बाप उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करता है, माँ भी अपने एफ़र्ट्स करती है, आउट ऑफ द वे जाके उस बच्चे को बड़ा करते हैं। फिर बच्चा टॉडलर बनता है, चलना फिरना शुरू करता है, उधर मसाइल आते हैं। फिर बच्चा और बड़ा होता है, अपने टीन्स में आता है, तो टीन एज तो एक अजाब का टाइम होता है माँ बाप के लिए। और आप देखें कि वाहिद रिश्ता, वाहिद चीज़ जिसको फितना कहा गया है,
वो औलाद है। क्यों? क्योंकि औलाद कभी कभी फितना बन भी जाती है। और उन माँ बाप जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनकी तालीम, उनका तरबियत, उनकी हर चीज़ के ऊपर एफ़र्ट करना, फिर पढ़ाई मुकम्मल हुई तो उनकी शादियों के एफ़र्ट्स करना, शादियाँ हो गई तो उसके बाद उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों को पालना, उनको संभालना। माँ बाप तो कभी भी स्टॉप नहीं करते, लेकिन हम बच्चे होने के नाते क्या अपने माँ बाप के लिए वो सारे एफ़र्ट्स करते हैं, या क्या 1% भी वो कर पाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया? आई एम सॉरी व्यूअर्स, सारी ज़िंदगी भी माँ बाप के पैर धो धो के भी पिए ना, तो हम उनके एहसान, उनकी मोहब्बतें, उनके एफ़र्ट्स को पूरा नहीं कर सकते। जहाँ पे हज़ारों और टॉपिक्स पे बात करते हैं, माँ बाप को हम एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल सकते। सिर्फ मदर्स डे या फादर्स डे को क्यों, हम हर रोज़ अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते? हर रोज़ उनके लिए एफ़र्ट क्यों नहीं करते? दिनों पे बात क्यों महदूद हो जाती है? क्या हमारे माँ बाप चिल्ड्रंस डे को देख के बच्चों के लिए एफ़र्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप हर रोज़, हर लम्हे, हर सेकंड अपने बच्चों को वैल्यू देते हैं। तो हमें भी हर सेकंड, हर लम्हे, हर मोमेंट, हर सांस के साथ अपने पेरेंट्स के लिए एफ़र्ट करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ शेफ़ माम तनवीर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करें पेरेंट्स की, स्पेसिफिकली माँ की। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत हार्ट टचिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल, टू मच। मैं अक्सर ना मैं ये फ़ील करती हूँ कि नमाज के बाद अगर देखा जाए ना, तो मामा पापा के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मिल ही नहीं सकता कहीं भी और मैं अक्सर अपनी मामा की जो है वो छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करती हूँ कि वो किचन से रूम से किचन की तरफ जा रही हैं, वो खाना खा रही हैं, वो ऊपर छत पे जा रही हैं, हर चीज़ एक एक मोमेंट उनका कैप्चर करती हूँ, तो वो टोटली स्पीचलेस है ये। आई नो। और वही वाली चीज़ होती है ना बेटा, कि मुझे जब भी कोई कहता है ना कि ज़िंदगी में तुम्हें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफ आता है, तो मुझे खौफ उस दिन से आता है जब बाप की तो छत चली गई ना। जब मैं 21 साल की थी, बाप एक छत होता है, तो माँ भी वो छत है, वो छाँव है जिसके नीचे हम सुकून की नींद सोते हैं, जिसके हौसले पे हम चलते हैं। तो कल को अगर वो माँ ना रही, तो इसलिए मैं ये बात करती हूँ कि हमें याद रखना चाहिए व्यूअर्स कि हमारे पेरेंट्स हमने अगर दुनिया में ही जन्नत पानी है तो उन माँ बाप की खिदमत करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे शायद हम कुछ हद तक उनके एहसान पूरे कर दें। हम क्या करते हैं कि जब बिल्कुल ही जाने वाले होते हैं या चले जाते हैं, तो तब हम हाय हाय कर रहे होते हैं और पिट रहे होते हैं और बरसियां कर रहे होते हैं और मतलब इवेंट्स कर रहे होते हैं कि जी आए हमारी अम्मी के लिए दुआ करें। तो ज़िंदगी में आपने उनके लिए कितनी आसानी पैदा की, ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी है उनके लिए, ज़िंदगी में उनकी तो तकलीफ़ें कम करनी है। जो कर सकते हैं, चाहे पाँव दबाने हैं, चाहे उनके लिए खाना पकाना है, उनकी फेवरेट कोई चीज़ लेके आनी है। हर चीज़ व्यूअर्स पैसों से वाबस्ता नहीं होती। माँ के लिए मुस्कुराहट भी काफ़ी है। मैं खुद माँ हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। एज अ पेरेंट, मेरा बच्चा मुस्कुरा के मुझे देखता है या ज़ोर से मुझे जब भी मार लेता है ना, आई लव यू कहे ना कहे, चाहे हसन हो, नूर हो, हमज़ा हो, मतलब मेरे स्टेप चिल्ड्रन भी, दानिया कमाल भी कभी मुझे कहें कि आई लव यू या कुछ, इतना बड़ा दिल हो जाता है। इतनी सी चीज़ माँ के लिए काफ़ी, और बच्चों के लिए अरबों खरबों की भी चीज़ कर दो तो उनको पूरी नहीं पड़ती। बात ये है कि इसी लाइफ टाइम में ये जो आंसू है ना माम, ये आपकी माँ के लिए प्यार है, इश्क है, लेकिन आंसुओं की जगह इन आंसुओं को अपने अमल में कन्वर्ट करो। एवं जाके गले लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, अम्मी कहेंगे उधर हो मैं काम कर रही हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब भी तो मारती ना। आते जाते माँ को याद कराओ, आई लव यू माँ, मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मामा मैं कभी भी आपके एहसान नहीं पूरे कर सकती। यू नो वाई? बिकॉज वो अल्फाज भी काफ़ी होते हैं, वो एक रिमाइंडर होते हैं। हम ना शर्मा शुरमी में चुप हो जाते हैं, मामा किचन में तंग नहीं करना, जब भी मारने का दिल चाह रहा है जाओ मारो, जब भी, क्या फ़र्क पड़ता है। उस माँ का वो पसीना जो किचन में उसको आया हुआ है, वो भी हमारे लिए एक नेमत है। बिकॉज जब वो नहीं होगा ना, उसी पसीने की याद आएगी, उसी की खुशबू याद आएगी। ऐसे ही है। सो व्यूअर्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसको आज हमने टच करना था। ब्रेक की तरफ तो जाना है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी को आज हम याद भी कर रहे हैं। ब्रेक में जाएंगे, फिर माम के पास जाके जानेंगे कि आज वो किचन में क्या बना रही है। आज तमन्ना बेगम की डेथ एनिवर्सरी है। 20 फरवरी को तमन्ना बेगम हमसे जुदा हुई। तमन्ना साहिबा एक बेहतरीन एक्ट्रेस और ब्रॉडकास्टर थी,
1948 में आप लाहौर में पैदा हुई। आपका असल नाम सोफिया बेगम था। तमन्ना बेगम ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो से किया, फिर थिएटर में भी आपने एक्टिंग की। थिएटर के साथ आपने टीवी ड्रामों में भी बहुत एक्टिंग की। तमन्ना बेगम ने जब पाकिस्तानी मूवीज़ को ज्वाइन किया तो उसमें भी उनको बहुत कामयाबी मिली। आपने अलबत्ता ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स प्ले किए जिन्हें आवाम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किए। आपकी फेमस मूवीज़ की बात करें तो इल्ज़ाम, मेहंदी, भरोसा, नादान शामिल हैं। आपकी डेथ 20 फरवरी 2012 को लाहौर में हुई। तमन्ना बेगम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ महम्स किचन में मुलाकात होगी। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमने वापस दी एंट्री इनफ से। हमारी शेफ़ जो है वो मुझे सिखा रही हैं आज सिंगापोरियन राइस बनाना, राइट? Exactly. बिकॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ फ़ैन, क्योंकि उसमें वो जो हम मेयोनीज़ और इतनी चीज़ें डाल देते हैं ना, मुझे उसका जो ग्रेवी होती है ना और उसकी नूडल्स और चावल तो पसंद है, लेकिन जब हम वो ऊपर से मेयोनीज़ डालते हैं मुझे इतनी पसंद और नहीं। मज़े की बात ये कि सारे कॉम्बिनेशन एक के अंदर आपको मिल जाते हैं। सही, सारी चीज़ें एक ही के साथ मिल जाती Exactly, हैं और वो वन डिश है। हाँ, यस। ओके, सो सबसे पहले मुझे बता दो कि मैंने क्या पानी करना बॉईल हो रहा है जिसके अंदर हमने नमक और ऑयल डाला है। इसमें हम अपनी स्पैगेटीज डाल देंगे। ठीक है, डन हो गया। ये तब तक बॉईल होंगी। सही, और उसके साथ साथ मुझे चिकन आप अपना मैरिनेट कर दो तरीका, Yes. और उसके बाद फिर आप व्यूअर्स को वो भी बता देना। हम चिकन लेंगे बोनलेस, उसके साथ ही हमने ना ये कैरेट्स लिए हैं, उसको हमने क्यूब कट कर दिया है। थोड़ी हार्ड होती है तो हम इसको चिकन के साथ ही जो है ना मैरिनेट कर देंगे। उसमें भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और वो इजीली कुक हो जाएंगे। इसको आपको सेपरेट जल्दी बॉईल करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन हम उसके अंदर डालेंगे अपनी सीजनिंग। इसमें हम डालेंगे योगर्ट। है यस, योगर्ट डलता है, इसीलिए वो tablespoon. चिकन इतना नरम नरम सा होता है। एग्जैक्टली। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तंदूरी मसाला। है, मैं तो समझी थी कि कुछ चाइनीज़ी टाइप सिंगापोरियन टाइप चीज़ है, तो ये बेसिकली। मैंने आपको और बाय द वे ये पाकिस्तानी इन्वेंशन है, ये एक्चुअली सिंगापुर में नहीं मिलती। नहीं जी। ये सिंगापुर की एक्चुअली वो डिश नहीं है। बड़े लोग सोचते हैं कि शायद सिंगापुर ये मिलती है, सिंगापुर में बिल्कुल भी नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये पाकिस्तानी फ्यूजन रेसिपी है एग्जैक्टली। बिल्कुल। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और हमने इसमें भी अदरक लहसुन भी डाला है ना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें जाएगी 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग रेड चिली सॉस। मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसके अंदर हार्डली 1 टीस्पून। ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो 1 टीस्पून ही जाना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। ठीक है। फिर चावलों में भी होगा, फिर हमारी स्पैगेटी के अंदर भी होगा, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम उतना ही डालें। अब हम इसको जो है कुक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो हम इसको ये नहीं डालना, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो इट्स मोर देन। और अब ये मैं कुक करती हूँ। अब आप पूरी रेसिपी जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा जी, हमें चाहिए सिंगापोरियन राइस के लिए चिकन आधा किलो, दही चाहिए 3 खाने का चम्मच, सूरख मिर्च चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर पपरिका पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर चाहिए आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, टिक्का या तंदूरी मसाला चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस चाहिए 2 खाने का चम्मच, मुर्गी का गोश्त, तेल चाहिए आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 5 से 6 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें चाहिए आधा चाय का चम्मच, और सॉस बनाएंगे हम इसके लिए मायोनीस आधा कप, केचप चाहिए हमें आधा कप, हॉट सॉस चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च चाहिए 1/4 चम्मच, नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च चाहिए हमें 1/4 चम्मच, गार्लिक ऑयल चाहिए 4 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, गाजर शिमला मिर्च बंद गोभी 1 या आधा कप आप डालें अपने हस्बे ज़रूरत अपने अकॉर्डिंग, हरा प्याज चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच, और कोयला चाहिए हमें धुआं देने के लिए। ठीक है, अब हमने अपनी चिकन को जो है अच्छे से मैरिनेट करके इसको कुक करें। थोड़ा हाई फ्लेम में जो है ये कुक होगा, ठीक है, ताकि ये जो इसके चिकन के जो जूसेस है ना वो अंदर ही रह जाए, वो निकले ना। एग्जैक्टली वो रिलीज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो चिकन हार्ड हो जाता है।
अब हम एक सॉस बनाएंगे इसकी क्विकली। लोग क्या करते हैं, इतना सा पानी डाल देते हैं, उतना ही पास्ता डाल देते हैं, वो बिल्कुल ही गुतावा सा बन जाता है। हो जाता है, खिला पास्ता नहीं हमेशा आता खुले ऐसे। पानी में बॉईल करना है। हमने यहाँ पे लिया आधा कप मायोनीज, हम्म, 1/4 कप हम इसमें ले रहे हैं केचप। उसके साथ हम लेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग चिली सॉस, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें और सब्जियां डालेंगे अभी? हाँ जी, ये जब थोड़ा कुक हो जाएगा चिकन, तब हम इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च डालेंगे, हरा प्याज डालेंगे, इसके अंदर बंद गोभी जाएगी, ठीक है। लाओ, ये मैं मिक्स कर देती हूँ, आप अब अपना नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। और ये हमने ऊपर पोर करने के लिए डालना है, राइट? यस, इसमें हमने ब्लैक पेपर डाला है थोड़ा सा, और बस। ठीक है, हम तब तक अपने केचप को मिक्स करते हैं इसके अंदर। मेन जो है वो केचप ही है, जो थोड़ा टाइम लेता है लेने के लिए। इसमें हमने थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस भी ऐड करनी है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगी व्यूअर्स, कि जब आप ये बनाएं ना, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चिकन बना ली और नूडल्स बना रही हैं, तो चिकन एंड नूडल को भी आप कंबाइन करके कर सकते हैं। आप राइस और ये वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हाँ हैं। जी। आप राइस को गार्लिक राइस बना के ये वाला सॉस बना लें चिकन वाला विद द वेजिटेबल्स, तो वो भी आपका बन जाता है। तो एक्चुअली ये एक जब आप बनानी सीख लें तो आप इसकी फिर वेरिएशंस भी बना सकते हैं। Exactly. कभी नहीं होती नूडल घर में, और ये गार्लिक राइस की एक अच्छी ऑप्शन आपने दिया, बहुत अच्छी। गार्लिक राइस के साथ आपने यही कॉम्बिनेशन अगर बना दिया, ऊपर से आप डाल लें अपना मेयो वाला सॉस भी। वो आप ऐसे भी गार्लिक राइस भी सेपरेटली खा सकते हैं अगर। बिल्कुल। सो कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ये देखिए अच्छे से ये सॉस मिक्स हो गया, ये भी आपने मिक्स करके रख लिया, पास्ता भी आपका साथ साथ पक रहे। और बॉइल्ड राइस यूजुअली वैसे रिकमेंडेड होता है कि एक दिन पहले के बने हुए अगर चावल हों या घंटा डेढ़ पहले बने हुए हों तो वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। चाहे वो स्पेशली बिरयानी है तय वाली उसके लिए, चाहे वो चाइनीज़ राइस बना रहे हैं आप उसके लिए, वो उनकी ना शेप अपनी वो ग्रिप अच्छी हो जाती है शेप, और वो प्रेजेंटेबल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हमने जो कैबेज है उसको भी ना, जिस तरह हमने शिमला मिर्च कट की थी उसी तरह हमने अपनी जो कैबेज है उसको कट कर लेना है। आपको जो वैसे वेजेस अच्छी लगती हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पास्ता को कैसे चेक करें कि वो पक गया कि नहीं? अच्छा, हम यूजुअली क्या करते हैं कि पूरा कुक करते हैं, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं तो उनका एक वो जो कहते हैं ना, जैसे नॉर्मल उसमें बताएंगे एक कनी रहती है, तो वो रेस्टोरेंट्स वाले एक कनी रखते हैं, लेकिन जब तक हम घर में प्रॉपर कुक ना करें तो वो सेटिस्फाई नहीं हाँ, होते। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। अच्छा, एक तरीका होता है देखने का, और वो ऑब्वियसली ये है कि आपने पास्ता को निकाला और आपने उसको कट करके देखा, राइट? तो आपने कट किया, अंदर देखा, अगर उसके अंदर एक डॉट बाकी है तो वो एक कनी रह गई है। एग्जैक्टली। तो अब इसको कितनी देर और कुक करना है आप मुझे बता दीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे, थोड़ी सी हम शिमला मिर्च भी यहाँ पे और कट करेंगे। बंद गोभी डाल दूं कि नहीं? आप शिमला मिर्च डालें इसके अंदर थोड़ी सी। अभी शिमला मिर्च डालेंगे Yes. सारी? हाँ जी, सारी। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट भी रखा हुआ है, वो ये? हमें यस, ये भी डाल दूं? ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ठीक है। और एक तो कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं कि वो दिखने में आपकी जो डिश है वो बहुत प्यारी हो जाती है। और देखो ना, presentable। मेन तो आपका काम यही है, जो चिकन, ये जो एक शाशले की किस्म की मज़े की चिकन बनती है, एक्चुअली तो मेन चीज़ यही है। उसको कुक करते करते सारी चीज़ें आप साथ साथ प्रॉपर ठीक है, कर लेते हैं। अब हमने ये डाल देनी है इसके अंदर। सारी वेजिटेबल्स। यस, There we go. और फिर इसके अंदर कोई सॉस का एलिमेंट आएगा या नहीं? नहीं, अब बस इसी तरह कुक होगी और फिर हम जो है अपनी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। बिल्कुल जो सही। मेजर पार्ट था वो राइस हमारे पास बॉईल हो गया, हमारे पास हमारा पास्ता बॉईल हो गया, और जो जो फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए वो सॉस है और वो ये चिकन का एलिमेंट, ये रेडी हो गया। फिर इसकी असेंबलिंग है सिंपल। अच्छा, लेकिन अब मैं इसमें एक चीज़ करूँगी, जो ये आपका सॉस का फ्लेवर है ना, इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी, अच्छा, ठीक है? और हम इसको थोड़ा सा डाल देंगे ताकि जो नीचे उसके लगा है ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, वो सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बिल्कुल हल्का सा, जिसको कहते हैं ना छट्टा पानी का लगाना, आपका सॉस का भी बाकी का उसमें आ गया, नीचे जो लगा शगा होगा वो भी उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एंड आपका
आपकी वेजिटेबल्स भी प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएंगी, ये राइट? वो वाले पार्ट्स हैं जो आप कुकिंग के दौरान कर सकते हैं। आपको कुकिंग जब आप कर रहे होते हैं तब आपको पता लग रहा होता है कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पास्ता? बिल्कुल भी नहीं है। निकालूं? यस, ये हम पास्ता निकाल लेते हैं अपना। बिल्कुल सही। और ये हमने अब डायरेक्ट किसी चीज़ में डालना है, क्या करना है? हम इसको जब असेंबल करने लगेंगे तब हम इसको असेंबलिंग की इस साइड स्टेज पे आप अगर थोड़ा सा मक्खन या ऑयल इसके ऊपर डाल दें हाँ, तो वो स्टिक नहीं करेगा। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं करता बिल्कुल और उसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जो है और इसी छन्नी में आप डाल देंगे ना तो जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। एग्जैक्टली। और ये हमने इसको थोड़ा सा टॉस कर लिया। ये देखिए पास्ता के अंदर हमने ऑयल भी डाल के उसको टॉस कर लिया। अब ये स्टिक नहीं करेगा, वरना जब आप इसको डालेंगे ना डिश के अंदर तो वो बिल्कुल चिपक जाएगा। और ऑयल डालने से एकदम जो उसकी शाइन आई है ना, वो आप चाहे उसकी पिक्चर लें, वैसे ही बच्चे बहुत अट्रैक्टिव हो, उसकी जो प्रेजेंटेबल वे है ना वो ज़्यादा इन्हेंस हो गया। और यहाँ पे आपकी चिकन भी एक तरह से रेडी हो गई है, राइट? यस। चिकन इज कुक्ड, वेजिटेबल्स तो वैसे ही हम कहते हैं कि ज़रा क्रिस्पी होनी चाहिए। हाँ जी। तो अभी आपने कितनी और देर करना है कुक? थोड़ा सा मेरा चिकन जो है अभी जो हार्ड लग रहा है, ये थोड़ा सा और कुक हो जाएगा तब हम इसकी जो है सैम्पलिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, और इसको हम असेंबल किस में करेंगे? हम असेंबल करेंगे। तो आप पहला स्टेप तो कर लेना असेंबलिंग का, जो आपने पहली चीज़ डाली है, क्योंकि हम इसको चिकन को ज़रा ड्राई रख रहे हैं। इसमें आप वो नहीं डालेंगी रेड सॉस या केचप या कुछ? हमने जो सेपरेट सॉस बनाई है ना वो बिल्कुल एक लेयर वो डलेगी, फिर हाँ सॉस जी। डलेगी, फिर अगला लेयर डलेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। सो हम अपना पहला लेयर डाल लेते हैं। फर्स्ट लेयर क्या होगा, राइस या नूडल? राइस। ओके। हम अपने राइस डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल सही। अब देखिए हमने एक दिन पहले बॉईल किए हुए थे ना, उसमें तो कितने खिले खिले और बाकायदा उन्होंने शेप जो है वो ग्रिप की हुई है अपनी। अगर ये फ्रेशली हो तो अगर हम इसको अपनी मर्जी से जो है वो मिक्स नहीं कर सकते, ये टूट जाएंगे। टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। अब मेरे से थोड़ी सी इसमें क्वांटिटी ज़्यादा डल गई है, मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी क्योंकि हाँ। हमें अपने चिकन ऐड करना है इसके अंदर। और उसके ऊपर से फिर हमने नूडल्स भी डालने हैं। एग्जैक्टली, नूडल्स भी डाल दें। थोड़ा सा और निकाल ले पुत्र, ताकि आपकी नूडल की भी मार्जिन आपके पास आ जाए। अब आप देखें ना, जो हमने आपको क्वांटिटी बताई है, आप उससे आप दो डिशेस आराम से बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अब हम थोड़े से नूडल्स डालेंगे इसके ऊपर। पहले इसके ऊपर वो ना डालें सॉस थोड़ा सा, ताकि ड्राई ना हो। तो सॉस डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं व्यूअर्स, बस सिर्फ इसलिए ताकि आपको ड्राई ड्राई ना लगे, राइट? एग्जैक्टली। और आपने सॉस में अगर थोड़ा सा पानी डालना है तो वो आपको एक लिक्विडी एलिमेंट भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है हाउ यू प्रेफर टू हैव इट, ठीक है ना? इसके ना गलती एक लोग करते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से डाल देते हैं सॉस। अगर अंदर से चिकन भी ज़रा ड्राई आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा सॉस का एलिमेंट होना इम्पॉर्टेंट होता है। ये ले, थोड़ा सा हमने बीच में सॉस डाल दिया। मुझे लग रहा है आपकी चिकन बिल्कुल रेडी है। ओके। अरे देखिए अभी से कितना खूबसूरत लगने लग गया। अब थोड़ा सा हमारा जो कोयल है वो भी हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको नूडल दूं या चिकन दूं? पहले हम थोड़े से नूडल्स डालेंगे, फिर ऑन टॉप हम चिकन ऐड कर देंगे उसके ऊपर। थोड़े से नूडल्स, राइट? नॉट टू मच। अच्छे से हम उसको फैला देंगे। सारी या तो हाफ? बिल्कुल हाफ, ये बहुत काफ़ी होगी। ठीक है। हमारी जो चावलों की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी है। हाँ, तो ये हमारी सेकंड डिश में चले जाएंगे ना फिर। यस। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे जो है आप कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, ठीक है? इट्स ऑप्शनल, अगर आपको ये फ्लेवर अच्छा लगता है, एक कॉम्बो अच्छा लगता है। अभी हम आपको इसी तरह से सर्विंग करके दिखा रहे हैं फिलहाल। डाल दो यस। सारे इतना। यस। अब हम इसके ऊपर दोबारा से जो है थोड़ी सी सॉस ड्रिजल करेंगे। अच्छा, इसका लास्ट एक एलिमेंट रहता है, हम इसमें जो है ग्रीन अनियन फ्रेश और यस फ्रेश ग्रीन अनियन डालेंगे थोड़ी सी सॉस डाल के। अच्छा, इसका ना एक और तरीक़ेकार भी है कि जो गार्लिक है ना, जो फ्रेश गार्लिक है, उसको हल्का सा फ्राई करके इसके ऊपर जैसे स्प्रिंकल नहीं करते, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है अगर आपको गार्लिक का जो फ्लेवर है वो पसंद है।
अगर नहीं पसंद तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें करूँगी हल्का सा जो गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके उसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, और वो जब ब्राउन हो जाएगा, जैसे हम प्याज को ब्राउन करते हैं, उसको निकाल के हमने इसके ऊपर एज इट स्प्रिंकल कर देना। वो जब मिक्स होगा चावलों के साथ वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आपकी मेयो ज़्यादा थिक है ना व्यूअर्स, तो आप उसमें हल्का सा साफ मिनरल वाटर या जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है वो डाल के इसको डाल सकते हैं, ताकि उसकी आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो उसकी ठीक हो जाए। और ये बेसिकली हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हो गए। बस आपने इसको अब फाइनली इसकी डेकोरेशन करनी है, राइट? यस, डेकोरेशन में हमारे पास ये जो स्प्रिंग अनियन है ये हम ऑन टॉप गार्निश कर देंगे। बिल्कुल सही है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साइडों पे भी सॉस जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। एग्जैक्टली, राइट? सो ये हो गया एंड आपके सिंगापोरियन राइस इज रेडी। मतलब इससे ज़्यादा आसान कुछ क्विक रेसिपी नहीं हो सकती थी। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब माँ बाप इन रिश्तों की बात कर रही हैं तो उसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद ये जो इतना हमने बिल्डअप किया शुरू में प्रोग्राम के, वहाँ हमने भी आपसे बात की माँ के साथ जो एक ताल्लुक़ होता है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप तो उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो माँ हो या बाप हो, दोनों को आप निगेट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है व्यूअर्स, जब तक बाप जिंदा होता है ना, बच्चों में थोड़ी सी हया, थोड़ी सी कंसर्न होती है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि फादर्स ज़रा स्ट्रिक्टर साइड पे होते हैं, या जो भी है एट द एंड ऑफ द डे बच्चे लिहाज में बाप के होते हुए माँ बाप को भी घर नहीं करते। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ माँ बाप दोनों को निकाल दिया बाहर घर से, लेकिन ऐसे अक्सर केसेस आते हैं अगर आप ओल्ड होम्स में देखें पाकिस्तान में। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ओल्ड होम्स बन गए हैं, उसके रीजंस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन होता ये है कि जब बाप दुनिया से चला जाता है ना, जिसके नाम पे घर होता है और विरासत व्हाटएवर, तो बच्चे चुक के माँ को फ़ौरन किसी और जगह पे प्लेस कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं कि इनको निकालें हमारे हाथ में, तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ आएँ। जिसकी वजह से बहुत सी माएँ जो हैं वो आपको ओल्ड होम्स में मिलती हैं। आप ओल्ड होम्स का अगर विज़िट करें तो ज़्यादातर आपको वहाँ ख़वातीन मिलेंगी, मर्द की शरह फिर भी कम होती है यूजुअली। पाकिस्तान में क्या फैक्ट्स एंड नंबर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली नो, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमारे ईस्ट का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गया। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। इवन जापान में बड़ी इज्जत की, एजाज़ की बात होती थी कि घर के बुज़ुर्ग जिस फैमिली जिस बच्चे के साथ रहते, बड़ी एजाज़ की बात होती थी, बड़े ऑनर की बात होती थी। क्या हो रहा है, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, टीम लीडर एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम जुगन। बड़ा अजियतनाक टॉपिक है क्योंकि हम सब पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात करनी तो पड़ेगी। तसद्दुक़ गिलानी साहब है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर एंड स्पीकर एंड मॉडरेटर ऑन मेनी इंटरनेशनल एंड नेशनल फोरम्स। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक। तसद्दुक़ भाई, ओल्ड एज होम्स का कॉन्सेप्ट या ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट तो वेस्ट का होता था। इसी प्लेटफॉर्म पे 15-20 साल पहले मैं बैठ के 15 साल पहले मैं ये कहती थी कि यार ये किस किस्म के लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम्स में डाल देते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, बच्चों को 17 साल की उम्र पे निकाल देते हैं, 18 साल की उम्र पे कि जाओ आप खुद रहो, इसलिए वो फिर अपने माँ बाप को, जब वो बुज़ुर्ग होते हैं, मेरी बड़ी थियरियाँ थी लेकिन वो सारी की सारी थियरियाँ जो है वो मुँह के बल जाके गिरी, क्योंकि कुछ पुट्ठा ही चल रहा है पाकिस्तान में अब। जी बेसिकली अगर आप देखें तो हम इंटरनेशनली ना एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। यूरोप में या अमेरिका में वो ट्रेंड बहुत पहले आ गया। उसमें आम तौर पे अगर आप गौर करें तो लोग ज़्यादातर लोग ना एक एकेडमिक एजुकेशन की तरफ ज़्यादा गए, और उसके बाद उनकी जॉब मार्केट में उनकी नीड भी ऐसी रही, तो वो एक रुझान इस तरह का रहा कि जिसमें बुज़ुर्गों को तवज्जो देना या फैमिली का एक जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्टर्ब हुआ, और उसकी वजह से ज़ाहिर है वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, लोग भी इस तरह सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब एक बुज़ुर्ग जो घर में अकेला बैठा है और बाकियों के इंटरेस्ट
उसके साथ मैच नहीं करते या घर में होते ही नहीं है वो, तो इसको तन्हाई से बचाने के लिए कोई ऐसा एक इदारा बनाया जाए जिसमें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस एज की उनको यानी पूरा किया जाए, लोग आपस में एक उम्र के बैठें। तो और दूसरा मोहल्लों का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, यूरोप में भी ऐसे ही था, अमेरिका में भी ऐसे ही और था। एक और बात सर ये भी तो होता था ना कि देखिए, क्योंकि अगर एक बच्चा है वो एक शहर में रहता है, दूसरा बच्चा है वो दूसरे शहर में रहता है, माँ बाप की एज ज़्यादा हो गई है या माँ की एज ज़्यादा हो गई है, माँ बाप तो जब तक साथ होते हैं इट्स वर्कबल, फिर एक पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उनको नर्सिंग होम में, अब ओल्ड होम नहीं कहते, अब नर्सिंग होम कहते हैं, तो नर्सिंग होम में डाल दिया जाता था या ओल्ड एज कम्युनिटीज़ में डाल दिया जाता था कि भाई कोई ख्याल रखेगा। और अंडरस्टैंडेबल इसलिए था क्योंकि देखिए वहाँ पे हमारे यहाँ उस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, फासले भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ एक और बड़ी चीज़, जैसे हमारे घर में स्टाफ होता है, अगर दोनों वर्किंग पीपल हैं, आप भी काम करते हैं, आपकी मिसेस भी काम करती हैं, तो घर पे कोई ऐसी खातून फैमिली की पुरानी जो वर्क काम करती है वो निगरानी कर लेती है जब तक आप नहीं आते। वहाँ पे ये ऑप्शन या ये लग्जरीज नहीं है। बिल्कुल सही। तो और दूसरी जो मैं बात कर रहा था, सोशल सर्कल, एक तो आपने इसी को कर दिया, समराइज कर दिया, दूसरा सोशल सर्कल ख़त्म हो गया ना, लोगों ने इकट्ठे कंपाउंड्स में मोहल्लों में रहना छोड़ दिया। अब जो भी ज़रा जिसको जॉब का मसला हुआ उसने एक शहर से उठ के दूसरे शहर में जाना है, वहाँ कोई जान पहचान नहीं है। तो मैंने ना जोगन एक चीज़ सीखी अपने वालिदैन के साथ, जब मैंने ट्रैवल किया, मेरी जॉब्स हुई, तो मैं उन दोनों को साथ ले गया। मैं कहा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता। तो एक और जितना हो सका था किया, और माँ बाप का हक अब अदा ही नहीं कर सकते, बस बहुत सारे रिग्रेट्स रह जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की कि आप ना इस उम्र में उनको डिस्प्लेस भी ना करें, क्योंकि वो अपनों में अपनी जगहों से ना वो इतने मानूस होते हैं कि वो डिस्प्लेस होते हैं तो एक बिल्कुल अजनबी हो जाते हैं। लेकिन बाज़ों का चॉइस नहीं होती, तो बेस्ट चॉइसेस यही हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सोशल लाइफ जितनी इम्पैक्ट हुई है, वो जो गली मोहल्लों में जो चारपाइयाँ बिछा करती थी जिसमें लोग बुजुर्ग बैठा करते थे, गाँव के इलाके में वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही, तो इस चीज़ ने बड़ा इम्पैक्ट किया। एक जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे तो एक सोशल नीड थी, उसके तहत हुआ। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली बड़ा तकलीफ दे है। मैं कुछ थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था इससे पहले और फैक्ट्स भी देख रहा था। वो तकलीफ दे ये है कि आप इस वजह से तो ज़रूर उनको ओल्ड हाउसेस में भेजें कि उनकी कोई एक्टिविटी हो, क्योंकि जैसे क्लब्स होते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि लोग सालों उनको विजिट नहीं करते, ऐसे ना कचरे की तरह फेंक देते हैं। आपको पता है फाउंटेन हाउस में इतने बुज़ुर्ग लोग हैं या थे एटलीस्ट, अब आई डोंट नो अब क्या स्टेटस है, लेकिन अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो मैं वहाँ पे जाती थी, थोड़ा वॉलंटियर करती थी। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मैं देखती थी कि ऐसे लोग जिनको ज़हनी इस टाइप का कोई मेजर इशू नहीं होता था, लेकिन बस लोग फेंक के चले गए, माँ बाप को गेट पे छोड़ के चले गए। जिस तरह एक ज़माने में लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते थे अस्पतालों को गेटों पे और इधर उधर के, भाई हमें नहीं चाहिए, दीदी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ऐसे बहुत से लोगों को, बुज़ुर्गों को और छोटे छोटे बच्चों को जिनको लोग रिजेक्ट कर देते थे, वो संभालते थे। तो बात ये है कि आई डोंट नो, मेरी तो रूह कांप जाती है सोच के, हमारे भी बच्चे हैं, हमें उठा के सुट गए कहीं तो हम क्या करेंगे। और देखिए ज़िंदगी में जैसा करते हो वैसा ही भरते हो। बिल्कुल ऐसे। कार्मा इज़ अ टेरेबल, अ वंडरफुल एंड अ टेरेबल थिंग। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा जुगन, मेरा स्टांस जो है वो ओल्ड होम्स के बारे में ये है कि सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पाकिस्तान में जो है वो अब तकरीबन 50 साल हो गए हैं। पहला ओल्ड होम जो बना था वो 1975 में बना था। सो इसका मतलब है कि 5 डेकेड से पहले इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसी शेल्टर होम या नर्सिंग होम बनाया जाए जिसमें जो ओल्ड लोग हैं, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो रह सकें। लेकिन चूँकि उस वक्त ये नीड डेवलप होनी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये कल्चर जो है फॉरेन कल्चर से मैच करना शुरू हो गया, इस वजह से ओल्ड होम्स बनना शुरू हुए। अब लाहौर में अराउंड कोई मोर देन 50 ओल्ड होम्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं। ओल्ड होम बेसिकली बनाया क्यों जाता है? अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें सर ने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट ओल्ड रेज होम किया। बुरा नहीं है, नर्सिंग होम बुरा नहीं है, एग्जैक्टली। हम उसको नहीं बुरा कह रहे, उसको जिस लेकिन चीज उसका के लिए misuse। अवाम इस्तेमाल कर रही है, बनाने वाले भी वो गलत नहीं है, जो अवाम उसको जिस चीज के लिए यूज कर रही है, मसला हमें उससे हो रहा है। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। सो जो लोग नर्सिंग होम्स रन कर रहे हैं हम आपको सलाम पेश करते हैं, आप हमारी आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन उसको मिसयूज किया जा रहा है। बेसिकली ये होम्स जो हैं ये 4 तरह की सहूलियात देने के लिए बने हुए हैं। सबसे पहला फूड, दूसरा शेल्टर और सेफ्टी, तीसरा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जिस तरह अभी सर बात कर रहे थे कि अगर घर में सोशल एनवायरनमेंट उस तरह की नहीं है
बच्चों के पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स को देने के लिए, जो कि एक लेम एक्सक्यूज़ है। और आप उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहते हैं जिसमें वो अपने आप को एंगेज करें और हेल्दी फील करें। और जो चौथी चीज़ है वो उनकी सेफ्टी के लिए है और उनकी हेल्थ केयर के लिए। जो आपको लगता है कि घर में बुज़ुर्ग अफराद जो हैं उनको हेल्थ कंडीशंस फेस कर रहे हैं और उनको उस तरह से ऐसी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रही जिसमें उनकी कंडीशन जो है वो मैनेज हो सके, तो आप उनको इस तरह के नर्सिंग होम में एडमिट करवा देते हैं। तो बेसिकली ये 4 सहूलियात हैं जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि इस एज में इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। डिमेंशिया का शिकार है, अल्जाइमर्स का शिकार है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और कुछ ना कुछ लोग जो हैं टर्मिनल इलनेस की तरफ भी जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे कल्चर में क्या है कि हमारा जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें ये एक चीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को एक लाइबिलिटी के तौर पे लेना शुरू कर देते हैं कि वो अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास उनको टेक केयर करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए हम उनको ओल्ड होम्स में एडमिट करवा रहे हैं। विच अगेन आई वुड से इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। जब आप छोटे थे, जब आप बचपन में थे, आपके पेरेंट्स ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, उन्होंने अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम किया। अब जिस टाइम पे वो हैं उस वक्त उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ये एक्सक्यूज़ दे के उनको एक ऐसी फैसिलिटी का इस्तेमाल करने में एंगेज कर देते हैं जो उनके लिए नहीं बनी हुई, जो ऐसे लोगों के लिए जो वाकई डिज़र्विंग है। सो हमारा कल्चर जो है वो इस यूजेबल चीज़ को मिस यूज़ की तरफ लेके जा रहा है, जो कि कंडेम करना चाहिए और इस चीज़ पे अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमारे कल्चर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर रहते हुए आप अपने बुज़ुर्गों के साथ एंगेजमेंट के थ्रू पॉजिटिव बना सकते हैं, ताकि उनकी भी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सके और आप जो है आप भी उस टाइम में अपनी फैमिली डायनामिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। बिल्कुल सही जी। अच्छा, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, उनके साथ हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हमें तो अपने माशरे पे तवज्जो देनी है। उसमें ना मेरा ख्याल है इट शुड बी अ क्रिमिनल एक्ट, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट कि आप अपने वालिदैन को आपके पास वसाइल होते हुए आप बेघर कर दें। तो ये इस पे मेरा ख्याल कानून साजी किसी हद तक हुई भी है और इसको ज़रा सीरियसली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बुज़ुर्ग जो है ना, जो गन, उसको अल्लाह ने वैसे ही इज़्ज़तदार कर दिया। ये एक हमारे इस्लाम में और मज़हब में ये वो भी है कि जो जिसकी उम्र बढ़ गई है ना वो इज़्ज़तदार है, बस सीधी सी बात है। तो हमें ना सिर्फ अपने बुज़ुर्ग, हमें तो हर बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन ये वो माशरा है, ये जो माशरा है जिसने हमेशा, जिसकी अक़दार ये रही हैं कि वो बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठा करते थे, उनसे वाक़यात सीखते थे, उनके फोक विज़डम से फ़ायदा उठाते थे। अब ये सूरत हाल है कि उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। आप बैठने की बात करें तो भाई यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप बैठने की बात करें, आजकल तो सलाम करना नहीं लोग इम्पॉर्टेंट समझते। हम ज़रा ब्रेक की तरफ जाएंगे, मैं वापस आऊँगी और आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज हैं एंड तसद्दुक़ गिलानी। तसद्दुक़ भाई, मैंने आपको कहा था कि इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि बहुत एक फ़िल्म भी इस तरह की बनी है, बल्कि बहुत सी मूवीज़ ऐसी बनी हैं इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में कि माँ बाप के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, वो दर बतर हो रहे होते हैं। हमारे जानने वालों में ये एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर बहुत पूरी फैमिली ने फिर एक्शन लिया और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। बुज़ुर्ग मदर, उन्होंने ये गिला किया अपनी बेटी से, अपने बेटे से कि तुम्हारी बेटी मुझे सलाम नहीं करती है, मैं उसको जब सलाम करती हूँ सलाम का जवाब नहीं देती। तो बाप ने आगे से घूम के क्या, तो क्या इतनी बड़ी बात है, आजकल के ज़माने के बच्चे बड़े मुख्तलिफ हैं, नहीं जवाब, मतलब सलाम दुआ इन चीज़ों में, सलाम शलाम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। आजकल के मॉडर्न बच्चे ऐसे नहीं होते। बेचारी आंटी चुप हो गई। अच्छा, इसी तरह के 4-6 वाक़यात हुए कि बच्ची ने उनसे बदतमीज़ी भी की, बाप भी कोई ख़ास मुंह नहीं लगा, मतलब बेटा भी कोई ख़ास मुंह नहीं लगा रहा, ग्रैंड डॉटर भी बदतमीज़ियाँ कर रही है। फाइनली उन्होंने अपनी माँ को कहा कि भाई आप ना कोई ख़ुद इंतज़ाम कर लें। खैर, जैसे तैसे भी उन्होंने अपनी बेटी से बात की, अपने बेटे की ऑफिसी बहन से उससे बात की, वो आके माँ को ले गई। उसके बाद पूरा ख़ानदान गया मिलने के लिए उनको, हमारी पूरी फैमिली के लोग गए और उस बंदे को बिठाया गया, उसकी बेटी को भी बिठाया गया और कहा कि भाई मतलब तुम लोग अपने आप को बड़ी को तोप की चीज़ समझते हो, क्या समझते हो अपने आप को? और सब ने बैठ के
अच्छी खासी उसकी मिट्टी पलीत की और कहा कि जब तक अपने तेवर सीधे नहीं करोगे ना, ये पूरा खानदान तुम्हें ओन नहीं करता। ऐसे भी तो होता है ना बॉस, बहुत अच्छी जब बात। एक बंदा खानदान का गुस्ताखी कर है, मतलब बेटे ने कहा कि आप अपना इंतजाम खुद कर लें। माँ तो इस मान के साथ अपने बेटे के साथ रह रही थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरा बेटा ही अब मुझे संभालेगा, जैसे हमारे ट्रेडिशनली होता है। उसने बेटी को फोन किया, वो 1 सेकंड में बेटी और दामाद लेने के लिए आए, और दामाद तो का तो खुशी का कोई आलम नहीं था। उसने कहा हम तो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप घर पे होंगे तो हमारे बच्चों की तरबियत हो जाएगी। और उधर सगा बेटा क्या हरकत कर रहा है, पूरे खानदान ने स्टैंड लिया और उस बंदे को बिल्कुल जिस तरह बॉयकॉट कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है ना। अब 6 महीने से मिन्नतों पे आया हुआ है कि अम्मी आप वापस आ जाए। उसने कहा बेटे मिलने आऊंगी, रहूंगी नहीं। इज्जत एक दफा बिस्तो के जा चुकी हूँ, अब मेरे में इतनी पसली नहीं है कि मैं फिर अपने बेटे के हाथों से ली। जुगन हम ना, मेरा ख्याल है दुनिया में इस कदर मगन हो गए कि हमें ये भूल गया है कि बरकत जो है ना वो किसी और तरीके से आती है। तो कोई सोचे ना, बेवकूफ़ तरीन लोग हैं हम जो अपनी बरकत को अपने हाथ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब वो बरकत सिर्फ रिस्क में नहीं है, वो बरकत अखलाकियात में भी है, वो बरकत परवरिश में भी है। अगर आप अपने वालिदैन को अपनी औलाद के सामने डिस्क्रेस करेंगे तो क्या वो ट्रेनिंग में शामिल नहीं कर रहे आप कि वो बच्चा कल आपके साथ यही करेगा, और यही हुआ है तारीख़ में। लेकिन हमारा जो है ना, मेरा ख्याल है हमें जुगन थोड़ा सा ना तरबियत, हमारी घरों में जो तरबियत है ना उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, तरबियत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस खातून की मैं बात कर रही हूँ जिनके बेटे ने ये हरकत की और फिर उसके आगे से बेटी ने, मतलब बेटी देखें, बेटी मेरा बच्चा अगर मेरी माँ से गुस्ताखी करता है, आई एम सॉरी, मैं वेस्ट में नहीं बड़ी हुई, मैं नहीं पली बड़ी। अगर मेरा बच्चा मेरी माँ से गुस्ताखी करता है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज में, लेकिन मैं उसकी खाल उधेड़ दूँ, अनएक्सेप्टेबल। और मैं वो माँ हूँ जिसने बच्चे को आज तक ऐसे नहीं किया। मेरी किसी भी औलाद को मैं चैलेंज करती हूँ, पूछ लें। हमजा 18 साल का हो गया, हसन 8 साल का है, पूछे उनसे, नूर 4 साल की है, कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं उठाया। लेकिन मेरी माँ से गुस्ताखी करेंगे, मैं खाल उधेड़ दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी की नहीं, क्योंकि उनको पता है यू कैन नॉट, ये मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत के साथ गुस्ताखी करोगे मैं तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। तो ये जो आप बात कर रही थी ना कि सोशल प्रेशर, देखिए सोशल प्रेशर होना था तो वो लोग स्टेज पे आए, उन्होंने उसकी ओनरशिप ली कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है। हमारे यहाँ ना अब बेहिसी भी बढ़ गई है, अब साथ के लोग ऐसा कर रहे होते हैं और आप महसूस नहीं करते। मैं आज ही एक वो वाक़या देख रहा था कि यानी आम तौर पे ना अब हमें फैक्ट्स की अगर बात करनी है तो एक्सेप्टेंस, बर्दाश्त घरों में ख़त्म हो गई है। एक ऐसा वाक़या था कि जी किसी भाई के घर में एक बहन आके रह रही थी जो वे बेवा थी या जो भी थी, और वो ज़ाहिर है वो घरों के अंदर ना अदम बर्दाश्त, एक दूसरे से टकराव ऐसा बढ़ जाता है कि वो भाई जब घर में नहीं था, कहीं बाहर गया, तो उस भाभी ने उस बहन को ओल्ड हाउस भिजवा दिया। ठीक है, लेकिन चलें वो एक इवेंट हुआ ना, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि सालों हो गए वो भाई वापस नहीं आया फिर उससे मिलने। तो सोशल प्रेशर्स को ना, ये जो नेगेटिविटी घर के अंदर पैदा हो गई है, खींचा तानी, नफसा और नफसी। किसी औरतों को ये नहीं समझ आती कि जो मर्द अपनी बहन का या अपनी माँ का नहीं है वो तुम्हारा क्या बनेगा, ये किसी को समझ ही नहीं आती। हम खवातीन जब मर्दों के ऊपर प्रेशर डालती है कि मेरी वजह से अपनी माँ को छोड़ दो, मेरी वजह से बहन को छोड़ दो, तो जो सगी माँ का नहीं, जो सगी बहन का नहीं, वो बीवी का क्या सगा बनेगा। मैं इसको एक कनेक्ट करूं, जो आपने शुरू में बात की ना, आपने शुरू में कहा कि मर्दों से ज्यादा औरतें हैं ओल्ड हाउसेज में, ऐसे ही है। और उनको भेजने वाली उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि वो जो औरत जो अपने शेल्टर को, अपने हस्बैंड को, अपने बाप को या किसी भी है, वो अपने शेल्टर को खुद जब डिसऑन करती है ना, वो समझती है कि उसके बच्चे या बाकी लोग उसकी टेक केयर करेंगे। ऐसा होता ही नहीं है, अल्टीमेटली उसको फेस करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो इस पे प्लीज़ अपनी एडिशन भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जब चलो जिस्मानी तौर पे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो असरात होते हैं, लेकिन जहनी तौर पे जिन लोगों को ओल्ड होम में डाल दिया, देखिए वो जो इंसान जिसका कोई है ही नहीं, जो एक तरह से था ही होमलेस, जिसके बच्चे भी नहीं हैं, जो अकेला है, उसको ओल्ड होम में डालेंगे तो वो तो पहले से बेहतर सिचुएशन में गया। लेकिन जिसके अपने बच्चे धकेल के घर से निकाल देंगे, या अपनी बहू निकाल देगी, या अपना दामाद निकाल देगा, दामाद भी निकाल देते हैं, कौन सा, देखिए हर कोई ज्यादती करता है, कभी कभी ग्रैंड चिल्ड्रन बदतमीजियाँ कर जाते हैं, उनके फिर जहनी तौर पे क्या उसके असरात होते हैं। जी मैम। जुगन, मैं चूँकि साइकोलॉजी
की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको हर साल इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट जगहों पे डिप्यूट करती हूँ, जिनमें से एक प्लेस जो है वो ओल्ड होम भी होता है। और हम हर साल इस चीज़ पे रिसर्च भी करते हैं, जिसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको उनकी जो मेंटल कंडीशंस हैं वो ज़रूर बताऊँगी। वो रिपोर्ट करते हैं बच्चे आके, जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं ओल्ड होम्स में उन रेजिडेंट से मिलने, कि जैसे ही ये बच्चे उस ओल्ड होम का दरवाज़ा खोल के उनके कमरे में एंटर होते हैं ना, तो उनके चेहरों पे जो चमक और एक स्माइल और आंखों में जो एक रौनक आती है ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। देखिए, ओल्ड होम सेफ्टी दे रहा है, छत दे रहा है, ओल्ड होम खाना 3 टाइम आपको टाइम पे दे रहा है, ओल्ड होम आपकी हेल्थ केयर कर रहा है, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीइंग अ ह्यूमन, आपको वार्मथ जो मिलनी चाहिए, जो फैमिली की वार्मथ है, जो रिश्तों का प्यार है, वो नहीं मिल रहा। और बुढ़ापे में आके नए रिश्ते बनाना नामुमकिन बात होती है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे ना कि बूढ़े लोगों को उनके घर से निकाल के किसी नई जगह पे लेके जाएं तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी होती है और वो डिस्प्लेसमेंट बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब आप उनको एक ऐसी कंडीशन में डाल देते जहाँ पे सबसे पहले एंटर होते हैं, साथ इनको ये एहसास होगा कि मेरी फैमिली का कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरा कोई बेटा बेटी, मेरा खावन, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ, कोई भी नहीं है। उस जगह पे दैट पर्सन इज़ अलोन, वो आदमी है या औरत है। इस कंडीशन के साथ आप क्या समझते हैं कि वो खुशी से उस जगह पे जाएंगे? कभी भी नहीं। उनको नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो अपनी ही उम्र के बहुत सारे लोगों के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ दुख सुख की बात करेंगे, कैथारसिस करेंगे, दे विल फील बेटर। लेकिन जब भी रोज़ रात को अपने बिस्तर पे आके लेटेंगे, दे विल बी हैविंग देयर पिल्लोज वेट। आपको पता है वो जो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी बड़ी दफ़ा हो चुकी है इसके ऊपर, कि जिन यतीम खानों में या ऑर्फनेजेस में एक पूरी रिसर्च हुई थी, आपने भी पढ़ी होगी डॉक्टर साहिबा, बिकॉज बनाया रीडिंग साइकोलॉजी, कि एक बच्चे थे न्यू बॉर्न जिनको खाना पीना हर चीज़ दी जा रही थी, लेकिन कोई उनको गोद में नहीं उठा रहा था। बिल्कुल ऐसे। और एक पूरा ग्रुप था बच्चों का जिनको खाना पीना तो दे रहे थे, लेकिन उसके साथ प्यार भी मिल रहा था। तो वो बच्चे ग्रो भी किए, एक्सेल बहुत बेहतर। और जिन बच्चों को प्यार नहीं किया जा रहा था, उठाया नहीं जा रहा था, उनमें से डेथ भी हो गई कुछ बच्चों की, और उनको बीमारी कोई नहीं थी। ये यतीम खाने में रिसर्च पता नहीं किसने की थी, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट ने। ये बहुत साल पहले इस तरह की रिसर्च हुई है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक इंसान की जो नीड है, जो प्राइमरी नीड है, वो खाना और शेल्टर ज़रूर है, लेकिन जो उसकी सेकेंडरी नीड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कनेक्शन है, वो सोशल अप्रूवल है, वो एक दूसरे के साथ एफिलिएशन है। ओल्ड होम में आपको वो चीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो फिर बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। सो फाइनली आज की गुफ्तगू को अगर हमने कंक्लूड करना हो तो सर आप क्या कहेंगे और मैम आप क्या कहेंगे? जी, बेसिकली ना इंसानों के बीच में जो एक ही रिश्ता है वो है प्यार का, अफेक्शन का, हमदर्दी का। अगर ये नहीं है तो सब चीज़ें बेमानी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि आप लड़ झगड़ लें, आप गिले शिकवे कर लें, आप किसी भी तरह, लेकिन रिश्ता ताल्लुक़ ना तोड़ें। ये कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। आप तोड़ेंगे, शायद आप इस वक्त आपको महसूस ना हो, लेकिन एक वक्त आता है, जैसे मैम ने कहा, कि जब आप अपने बेड पे आप जाएंगे तो बड़ा तंग करता है वो लम्हे। और कभी भी यानी इख्तलाफात को आप रखें, इख्तलाफात के साथ रहना सीखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, लेकिन रिश्ता ताल्लुक़ ऐसा ना तोड़ें कि आप खुदा न खासा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हों। और ये चीज़ जो है ना कि साइकोलॉजिकली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना छोड़ने वाला ना जिसको छोड़ा जाता है वो, लेकिन ज़रा डिनाइल में रहते हैं। और फिर इसी वजह से हमारे माशरे में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त बिगाड़ है और एक बेचैनी है, और उसकी सारी वजूहत यही हैं। जी मैम। मैं ये कहूँगी कि हम जो पाकिस्तानी माशरा है ना, वो फ़ॉरेन कल्चर से इंस्पायर होता है कि जी देखें वहाँ पे ओल्ड होम का कल्चर है, अपनी इंडिपेंडेंस है, अपनी लाइफ है। और अगर आप उनसे पूछें ना जाके, तो वो आपके कल्चर को आइडलाइज़ करते हैं कि फैमिली है, पेरेंट्स हैं, दे आर सिटिंग टुगेदर, दे आर टॉकिंग, अच्छा टाइम गुजारें। तो जाहिर है आप अपने घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है। मेरा ख्याल है कि हमारा जो माशरा है और हमारा जो दीन है वो सबसे बड़ा सपोर्ट करता है इस चीज़ को, फैमिली सिस्टम को। और हमारे लिए बहुत बरकत की बात है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपको कुछ ना भी दे सकें, आपके साथ ही वो आपको कुछ ना भी दे सके, तो एटलीस्ट जब आप घर से बाहर जाते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। उससे बड़ी नेमत आपके लिए कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आपके इस टीवी चैनल से ऑडियंस में देखने वालों को कि ये जो हाथ आपके लिए उठते हैं ना रोज़, इनको मत काटें। लेकिन मैम एक बात कहूँ, वो हाथ अगर थप्पड़ मारने के लिए भी उठते हैं
तो आपने आपकी फिर भी भलाई उफ के तक लिए। नहीं करनी। और उसके साथ एक बात ज़रूर मैं कहूँगी व्यूअर्स, ये वही माँ बाप होते हैं जब रात को बच्चा बेड में यूरिन कर देता है तो वो बेड भी चेंज करते हैं, अपनी नींद को बर्बाद करके, अपने बच्चे को ढाक के, उसको साफ़ सुथरा करके, एंड में अपने आप की सफाई करते हैं। बीमारी में हमारा ख्याल रखना, हमारी रोज़ी रोटी का, हमारी एक एक चीज़ का वो ख्याल रखते हैं जब हम नहीं रख सकते। तो जब वो नहीं रख सकते और अगर उनमें चिड़चिड़ापन आ भी गया, अगर मूडी, देखिए हर किसी के घर के बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जो लाडियाँ प्यार वाले हों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डांटते भी हैं, बिस्त भी करते हैं, हर वक्त बुरा मूड होता है। लेकिन बात ये है कि अल्टीमेटली हमें भी तो पाल पोस के बड़ा किया ना, तो अब उनका वक्त आ गया है तो हम उनको बाहर सुटते हैं। आगे व्यूअर्स आपकी मर्ज़ी, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें एक अच्छी औलाद बनने की या अच्छे ग्रैंड चिल्ड्रन बनने का मौका दे। आज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे भी है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी सोशल इनजस्टिस ये है कि हम अपने ही माँ बाप को घरों से निकाल देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के मुताबिक बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने बात की ओल्ड होम्स की और पाकिस्तान में ये जो एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है ओल्ड होम्स का, एंड द फैक्ट दैट अच्छे भले लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम में जाके छोड़ देते हैं। और मैंने ये भी बात की कि अगर सोशल इनजस्टिस की बात करें तो ये भी एक इनजस्टिस ही है। और आज क्योंकि वर्ल्ड सोशल इनजस्टिस डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो 2 एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया इस फील्ड से रिलेटेड। हमारे साथ अलीज़ा नकवी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट ह्यूमन राइट्स लॉयर, अब तो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा बनती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वी हैव विद अस द वेरी ब्रिलियंट एंड एन एजुकेशनिस्ट, एन एनालिस्ट एंड अ लॉ एक्सपर्ट, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस, वर्ल्ड सोशल इनजस्टिस डे की बात कर रहे हैं तो पहले मेरे ख्याल से ये जानना ज़रूरी है कि सोशल इनजस्टिस हम कहते किस चीज़ को हैं। क्योंकि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग जो हैं वो कहते, मतलब लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसका मतलब, क्योंकि हम अंग्रेज़ी बोलने वाली कौम नहीं है तो उसको समझना ज़रूरी है। तो हम सोशल इनजस्टिस किस चीज़ को कहते हैं मैम? समाजी इंसाफ जो है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, जस्टिस का डे, ये सारे जो है ना बहुत सिमिलर किस्म के हमें लगते हैं इनिशिएटिव्स। बट जो वर्ल्ड समिट जो हुआ था 2007 में, ये तब की बात है। इन्होंने ये तब इनिशिएटिव लिया था जो समाजी इंसाफ का एक सेपरेट दिन होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो समाजी इंसाफ होता है वो आपकी डे टू डे रोज़ाना ज़िंदगी के जो मसले मसाइल होते हैं उन पर ज़्यादा लाइट शेड करता है। तो ये 2007 से शुरू हुआ है। इट हैज़ नॉट बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस दिस हैज़ हैपेंड। और ज़्यादा जो इस दिन पे जो हम फोकस करना चाहते हैं वो है ज़्यादा जो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, जिनको नॉर्मल एवरीडे वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर जो हमें बात करनी चाहिए, उसको हाईलाइट करने के लिए उसके लिए ये दिन बनाया गया है। तो 2007 में क्यों होश आया इस चीज़ का सर? आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इतना लेट आपको एहसास हुआ है कि आपके जो मुस्तहिक लोग हैं या जो अफोर्डिंग लोग नहीं होते, या जैसे मजदूर कम्युनिटी है, लेबर डे पे हम बात कर लेते हैं उनके बारे में, लेकिन सोचने की बात है हम सबसे कई गुना ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है और हमसे मुआवजा हमारे कंपैरिजन में कख भी नहीं मिलता। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि निकले थे तेरे शहर में इंसाफ की खातिर, बस्ती के किसी घर से तराजू ना निकला। देखिए ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी अगर हम बात करें, ये तो छिन हिस्तू के दौर से, मार्किज़म के दौर से ही चलता आ रहा है। लेकिन चूँकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2007 में बाकायदा तौर पे ऑप्ट कर लिया, और जिस तरह डिफरेंट डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है या मनाया जाता है या इस पर बातचीत की जाती है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द डे कि 2007 से इसको जो है ना इसको इनलाइटिंग किया गया कि हम सोशल इनजस्टिस पे बात करें। हम देखते हैं कि चूँकि हम लॉ के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, डेली बेसिस पे कचहरियों में, कोर्ट्स के अंदर इन तमाम मसाइल को देखते हैं। ये जितने भी मसाइल हैं हमारी कोर्ट और कचहरियों के, जितने जराइम हैं, क्राइम की बढ़ती वजह, इसमें सोशल इनजस्टिस जो है सबसे ज़्यादा पिवटल पर्टिनेंट रोल अदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जिस माशरे के अंदर किसानों के साथ, खारियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ और एक आम मेहनत कश के साथ जो है उनके दरमियान मसावात नहीं होगी, इक्विवेलेंस नहीं होगी, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट या ऑनर नहीं किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मुल्क को या किसी भी स्टेट को जो है उसकी रिस्पेक्ट को या उसकी ऑनर को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं,
और कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन जाता है कि जिस माशरे के अंदर जो है इनजस्टिस है, जहाँ पे सोशली लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, वहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है। देखिए एक बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सिटीज़न के और स्टेट के दरमियान, उसमें आर्टिकल 8 से लेकर 29 तक और 29 से लेकर ऑनवर्ड 38 तक जो है वो तमाम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम करता है, जो इक्वल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 4 और 5 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल जो 25 है वो हमारी इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, जेंडर एंड सेक्स के तमाम शहरी जो है, चाहे कोई किसान है, कोई हारी है, कोई मजदूर है, कोई मेहनत कश है, किसी भी मकातब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको इक्वल राइट्स दें। पूरी दुनिया इस पर बात करती है। और मौजूदा हुकूमत के अंदर मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि मौजूदा हुकूमत के अंदर बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन की जा रही हैं जिसके अंदर हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा सोशल जस्टिस, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है इससे स्ट्रेंथन हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम की बात करें, जितने भी रिसेंट टाइम के अंदर जितनी गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन की जा रही है, एनेक्टमेंट की जा रही है, इसी चीज़ की गमाज़ कासी और तर्जुमानी करती है कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो है सोशल जस्टिस में एक बेहतरीन हम इसका एक पोर्ट्रेट देख सकेंगे, एक बेहतरीन झलक देख सकेंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन तमाम लेजिस्लेशन की रोशनी के अंदर जो है कि ये सोशल इंजस्टिस का पाकिस्तान से कला कमा और सद्देबाब होगा इंशाल्लाह। जी, ज़्यादातर हमें ये भी डिस्टिंक्शन करनी चाहिए कि जो भी इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक की है, बट हमने ये भी देखा है जितने हमारे मूवमेंट्स चली हैं, जैसे वुमेन राइट्स के ऊपर मूवमेंट्स चलती है, मूवमेंट चली है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर मूवमेंट्स चलती है, तो जो समाजी इंसाफ का दिन है ये किस तरह मुख्तलिफ है, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसी की तरफ आना चाह रही थी कि अगर आपने उधर एडिशन करनी है, ह्यूमन राइट्स डे तो मनाया जाता है, वो सिमिलर लगता है इस चीज़ से, तो बस फ़र्क नहीं मुझे समझ आ रहा। फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो समाजी जो मसले मसाइल है क्लासेस की, जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल बिलीफ में है, जो मसला ये है हमारा कि जब लॉ भी होती है आपके पास लेबर लॉज हैं, आपके पास यू हैव नादरा के प्रोसेसेस, बट फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आपको भी ये पता होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि काम करने वाले की कभी नहीं डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती। ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा भी होता है कि लॉ कहती है कि मिनिमम वेज आपने इनको इतने 1000 रुपये देना महीने का, बट इट इज़ स्टिल नॉट समथिंग जो आपको सोसाइटी में नज़र आती है। तो सारे जो सोशल इश्यूज़ हैं जो बड़े ग्राउंड रूट लेवल पे नज़र आते हैं लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनको बाकायदा हाईलाइट करने के लिए, ताकि वो ह्यूमन राइट्स के अम्ब्रेला के अंदर कहीं गुम ना जाएं, उसको स्पेशली उसको एक तरह से रिकग्नाइज़ करना कि सोशल एवरीडे प्रॉब्लम्स जो आपकी आती हैं, जैसे मैंने आपको लेबर का भी बताया कि ऐसा ना करें कि एक एक करके चीज़ को पिक करें, जितनी एटलीस्ट हम कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक चीज़ को पिकअप करें, फिर सर मैं आपके पास आती हूँ। जी, मैं ज़्यादातर बात करना चाहूँगी वेज गैप की, और ज़्यादातर बात करना चाहूँगी एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से कि भाई जब आपका स्टैचूट भी कहना शुरू कर दिया है, आपके कानून ने भी कह दिया कि इतने ही मिनिमम वेज आपने देना है वर्कर्स को, तो इससे कम आपने नहीं देना। तो आप फिर भी मर्द को जो है 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल एक हैवी नंबर रोल, 100 रुपया देंगे, लेकिन औरत को 50 देंगे, बिल्कुल, या 60 देंगे, काम एग्जैक्ट वही हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड बाय द वे ये सिर्फ उस तबके में नहीं, हम भी फेस करते हैं एज वुमेन। सर आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल इसी हम औरतों के, मैं आपको बताऊँ, इन द मीडिया अभी पिछले दिनों मुझे एक काम की ऑफर आई और मुझे कहा कि जी ये चीज़, मीडिया में काम करती हूँ, मेरी अपनी जिस मेल आर्टिस्ट के साथ काम कहा गया, हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह स्टैचर एक ही है, एक ही किस्म की सोशल मीडिया फॉलोइंग, हर तरीके से एक तरह इक्वल। मैंने आउट ऑफ टाउन ट्रैवल करना था, उन्होंने वहीं पे रह के काम करना था। उनको और मुझे एक पैसे नहीं ऑफ़र किए गए, उनको ज़्यादा ऑफ़र किए गए एक उस शहर में रहते हुए जहाँ पे शूट होनी थी, और मुझे कहा गया कि तुम कम में कर लो। मैंने कहा बट वाई? मैंने कहा ये किस किस्म की मिसोजिनिस्टिक सोच है कि भाई बीबी तू काम ले ले और ज़्यादा ले ले और मुंडा है। मैं तो इस चीज़ के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि अगर औरत मर्द से ज़्यादा पैसे कमाए, देखिए ये नहीं कि मतलब एक ही काम एक ही जगह बंदा कर रहा है तो गलत बात है कि आप, जिस तरह मीडिया में अक्सर होता है, एक ही ऐड में एक मर्द और औरत लेंगे, औरत को 20 लाख रुपए दे देंगे और मर्द को जो है वो 3 लाख रुपए में कहेंगे कि जाओ, जबकि मियाँ बीवी का रोल इक्वल अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि औरतों के साथ ज्यादती होती है, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्टिंक्शन तो किया जाता है कहीं ना कहीं,
और हमने विद द पैसेज ऑफ सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, इसकी डेवलपमेंट में या इसकी प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा किया। मीडिया ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। हम देखते थे कि एक वक्त था आज से 50 साल पहले तो मीडिया में अखबारात के अंदर या जो भी टीवी चैनल्स हैं या जो भी सोर्स ऑफ मीडिया था उसके अंदर ख़वातीन को इस तरह इंगेज नहीं किया जाता था। इसी तरह हम अपनी वकालत की मिसाल देने, वकला के अंदर फीमेल लॉयर बहुत कम थी, जजेस के अंदर फीमेल लॉयर्स भाई बहुत कम थी। पॉलिटिक्स में भी औरतों को डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए सिर्फ रखा जाता था और आज देखे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी हमारी बहुत जो अभी हमारी मौजूदा चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम, वो भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी फीमेल हैं। इसी तरह ख़वातीन को विद द पैसेज ऑफ टाइम या जो हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी एलिमिनेशन हमें नज़र आ रही है। आप लोग, हम लोग जो मीडिया पे बैठते हैं, बात करते हैं, या जो थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं या सोसाइटी में ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, अगर हम इसके ऊपर काम करें, इस तरह के जितने भी डेज़ आते हैं हम इसको सेलिब्रेट करें, एक अच्छे तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करें। और मेरा ख्याल है सोसाइटी जो है अफराद से मिलकर बनती है, तो हम लोग ही हैं जिसने सोसाइटी को बेहतर करना है, इस सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करना है। और बात ये कि देखिए, जैसे कि मैं ब्रेक में आप लोगों से बात कर रही थी अलीज़ा, कि देखो अगर आप 10 रुपए कमा रही हैं और वो 20 कमा रहे हैं, इसमें फॉल्ट उनकी नहीं है कि वो 20 कमा रहे हैं, फॉल्ट उनकी है जिन्होंने उनको जॉब पे रखा। हम तीनों एक ही जगह काम करें, आप और मैं 10-10 रुपए कमा रहे हैं, वो 20 कमा रहे हैं, अब उन बेचारे की गलती तो नहीं है, लेकिन हमें वट चढ़ेगा उनकी तरफ, हमें गुस्सा उन पे चढ़ेगा कि ये क्यों ज़्यादा कमा रहे हैं और ये क्यों नहीं ये कहते हैं कि भाई इनको भी आप इक्वल दें। भाई उन्होंने अपनी जो डील की वो उनकी डील डन हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन तालीम भी एक है, सारा कुछ एक है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। असल में अपर मैनेजमेंट्स और टॉप लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं वो नाइंसाफ़ी करते हैं और फिर लड़ाइयाँ पड़ जाती है जेंडर्स के बीच में। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने राइट पॉइंट आउट किया, क्योंकि देखिए इंसान की फितरत होती है, एक इंसान की फितरत होती है और ये तब ज़्यादा नज़र आती है जब आप उतने ही आवर्स डाल रहे हैं, वो ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, या तो ये बात हो तो बंदा कुछ कह सकता है कि द नेचर ऑफ योर वर्क इज़ डिफरेंट। अब वकालत में भी अगर आप देख लें तो अक्सर तौर पे हमें मिलने काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डिफरेंट फीमेल एसोसिएट्स जो होती है उनको कम पे रखा जाता है अक्सर, और काफ़ी दफ़ा ये भी कहता है कि इनको सिर्फ फाइल पकड़ानी है, इनको सिर्फ आपने हाई कोर्ट में लेके जाना है, और बहस किसी और इनकी से तो करवानी शादियां हो जानी है तो इन पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल। क्योंकि इन पे इतना करेंगे तो क्या बंदे की शादी नहीं होती, बिल्कुल। औहदे जो मसले नहीं होंगे। इन्होंने जो बात की थी सोशल जस्टिस के हवाले से, इन्होंने बात की थी जस्टिस आलिया नीलम की भी एग्जांपल दी थी। यहाँ पर जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो ये है कि सारी सोशल मूवमेंट्स के तहत ये राइट्स हैं, जो गुफ्तगू होती है, जो बहस हुई थी विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन इन जुडिशरी, ये वहाँ से आई है। देखिए जब समाजी इंसाफ की बात करते हैं उसमें लोगों का रोल, उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का और रोल उसमें मर्द और औरतें साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि मर्दों ने भी साथ दिया, बिल्कुल। आप जैसे लोगों ने भी आवाज उठाई कि भाई इक्वालिटी, बराबरी, और जहाँ ज्यादती हो रही है वहाँ पे इस्लाह करें मामले की, उसके ऊपर मिट्टी ना डालें। बिल्कुल जी, इसी तरह देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो इवन का ट्रांसजेंडर है, उसका भी एक राइट है, एक जो है मेल मेंबर है, एक फ़ीमेल मेंबर है, एक बच्चा है, तमाम लोगों की स्टेट के अंदर राइट्स हैं। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई के अंदर बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तमाम फंडामेंटल राइट्स देता है। और फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा मौजूदा हुकूमत को कि इतनी ज़्यादा नेकमेंट्स की गई, चूँकि हमारे डेली बेसिस पे जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जितनी भी नेकमेंट्स की जा रही हैं, लेजिस्लेशन की जा रही हैं, जो हमारी नज़रों से गुजर रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, वो मैक्सिमम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है सोशल जस्टिस के लिए काम करें। और जिसकी गमाज़ कासी आइन के आर्टिकल 38D के अंदर की गई है, 25 के अंदर की गई है, 4 और 5 के अंदर की गई है, और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो माशरती नाहवारी हैं जिसकी वजह से क्राइम जन्म लेता है, हमेशा ये बात कही जाए, इज़राए तफन्नुन भी की जाती है और अक्सर ये लाइटर नोट पे भी की जाती है कि कोई शख्स जो है वो माँ के पेट से मुजरिम बन के नहीं आता, बल्कि माशरा उसे मुजरिम बनाता है, समाज उसे क्रिमिनल बनाता है। तो ये माशरती नाहवारी जो है मेरे मुताबिक सबसे बुनियादी एलिमेंट है कि जो एक ह्यूमन बीइंग को एक क्रिमिनल, एक हार्डन क्रिमिनल, एक ऑफेंडर बना देती है। और जब तक हम इसका कला कमा नहीं करेंगे, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, इक्वल राइट्स नहीं देंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर हम सोशल इनजस्टिस को रोक सकेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, किचन में जल्दी से नज़र डाल देते हैं क्योंकि हमने तो शुरू में ही सब कुछ तैयार कर लिया था, बस असेंबलिंग रह गई थी। तो शेफ माहम यहाँ पे हम ये इनजस्टिस ना कर जाए ना कि हम खिलाएंगी कि नहीं? ज़रूर खिलाएंगे जी, बताइए। सिंगापुरन राइस है, एक हमने कोयले के धुएं के साथ बनाया, थोड़ा सा दम दे दिया था कोयले का धुएं का, और एक जो आपके साथ बनाया था बोथ वेरिएशन। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
यहाँ पे व्यूअर्स रोज़ी की भी बात हो गई, रोटी की भी बात हो गई, ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, डिजिटल दौर में क्या सोशल इनजस्टिस के बारे में आवाज़ उठाते उठाते कहीं हम मज़ीद इनजस्टिस तो नहीं कर जाते? इस पे मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की बात हो रही है। अलीज़ा नकवी ह्यूमन राइट्स लॉयर हमारे साथ हैं, बैरिस्टर वक़ास सबरेज़ खान हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट, एनालिस्ट एंड लॉ एक्सपर्ट। अच्छा नकवी साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी ब्रेक से पहले मैंने एक टीज़र दिया, और ये दोनों, आई वुड लाइक यू बोथ टू एड्रेस दिस, एक सोशल जस्टिस, जो सोशल इनजस्टिस हो रही होती है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें वो अभी कानूनी तौर पे मामला नहीं हैंडल होता, लेकिन सोशल मीडिया पे खुद ही एक केस शुरू हो जाता है, एक पूरी की पूरी ट्रायल शुरू हो जाती है। क्या ये सोशल जस्टिस को नुकसान पहुंचाती है या फ़ायदेमंद रहती है? मैम आपसे शुरू करेंगे, देन आपका। सबसे पहले तो ये, जब समाजी इंसाफ की बात करते हैं, पहले तो ये एवेन्यूज़ हमारे पास नहीं थे। अब देखिए, अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी लग जाती है या फेसबुक का रील चल जाता है, तो जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी है ना, ये दो तरह से डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरह पे उनके पास वो इन्फॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, जिनके लिए अब राइट्स का जो एक्सेस है वो ईजियर हो गया। उसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता ही होगा, जितने ज़्यादा हमारे यूज़र्स हैं, मिलियंस में यूज़र्स हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके लिए हमें सोशल मीडिया रेगुलेशन और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन लॉज अगेंस्ट साइबर क्राइम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पता भी होगा, रिसेंटली पीका भी अमेंड हुआ है इसी वजह से, और बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आए हैं हमारी लेजिस्लेशन में, ताकि हमें पता चले कि जितने भी सोशल इनजस्टिस ऑनलाइन हो रही है विद रिगार्ड्स टू फेक न्यूज़, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो उस चीज़ को केटर करने के लिए उन्होंने ऑब्वियसली रेगुलेशन तो स्टार्ट किया है। मगर मेरे नज़दीक ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब लोगों को मिल जाती है उनके राइट्स के हवाले से ऑनलाइन, जिसके लिए प्लेटफॉर्म पे अब एक तरह से वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन मेरी जान, प्रॉब्लम पता है क्या है, जिसके बारे में मैं कंसर्न होती हूँ, कि अभी ना कोई वकील एंगेज्ड होता है, ना उस चीज़ की तशखीस की जाती है, एक बात निकलती है, और जो आवाम होती है, स्पेशली जो लोग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, वो वायरल होने के, इवन सेलिब्रिटीज़, कि ओ ये वायरल न्यूज़ है, इस पे, इसकी बैंड वैगन पे हम भी जंप ऑन कर जाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। उस चाह और उसमें शायद वो कुछ अच्छा भी कर रहे हो, क्या नुकसान नहीं पहुंचता केसेस को भी और मामलात को भी? और कभी कभी मासूम लोग अक्यूज़ हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि एक बात उठाई किसी के खिलाफ और उसमें सच था नहीं था, वो बात ही नहीं कोई। जुगन साहबा, इसकी सबसे जो बेहतरीन मिसाल हमें सियालकोट के अंदर नज़र आती है, वैसे तो वो बदतरीन मिसाल है सियालकोट की हिस्ट्री के अंदर। मुनीब और मुगीस दो भाई थे, और उनको जिस तरह बेदर्दी से रमज़ान के महीने में कत्ल किया गया। फिर उसके साथ साथ एक मिसाल हमें श्रीलंकन शहरी के मर्डर की मिलती है, जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बड़ा एफिशिएंट किरदार अदा किया, उन लोगों को सज़ाएँ भी दिलवाई, कन्विक्ट भी करवाया। वहाँ पे भी इस तरह के मामला पेश आते हैं, जिस तरह आपने कि यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, कि हम सोसाइटी के अंदर कई दफ़ा अपने ताईं अपने हाथों से जस्टिस करते हुए और सोशल इनजस्टिस का खात्मा करते हुए दरअसल इंसाफ को दफन कर देते हैं। इंसाफ के गले पे होती होगी, अच्छी नीयत के साथ साथ हम इंसाफ के गले पे छुरी चला देते हैं। हमारा रियासत के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मोहदा इमरानी है। हम अपनी विश एंड विम को तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक उसे लेजिटिमेट प्रोसेस से गुजार के उसको एक्सरसाइज नहीं करते। हमने अपने भाई का, अपनी माँ का, अपने बहन का या किसी का भी कोई किसास लेना है, कोई बदला लेना है, तो हमने लीगल प्रोसेस को, लॉफुल ग्लेड को, रूट को ऑप्ट करके लेना है। हम क्या करते हैं, जो आपने बात की कि सोशल मीडिया पे कोई बात आई या किसी हजूम के अंदर कोई बात आई, हम अपनी खुद मदई, खुद जज, खुद पुलिस वाले और खुद मौके के ऊपर फैसला कर देर, एंड देन वी हैव टू डिसाइड द थिंग कि हम क्या करें। आप कोई क्राइम होते हुए देख रहे हैं, आप उस क्राइम की वीडियो बना लेंगे लेकिन रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर क्राइम हो रहा है तो आप उसके अंदर खुद ही घुस के मार कुटाई करके, मतलब लॉ अपने हाथों में ले लेंगे। किसी को रोकने के हद तक तो समझ आती है, लेकिन किसी को कोई बैक स्टोरी नहीं पता होती। आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को तो पहले 15 पे तो कॉल कर दे भाई। देखिए, ये भी सोशल इनजस्टिस के ज़िम्मन में ही चीज़ें आती है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ दी काइंड ऑफ सोशल इनजस्टिस के आप बजाय इसके कि लीगल लॉफुल प्रोसेस को ऑप्ट करें, 15 पे कॉल करें, अपनी जितनी भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो आके तमाम चीज़ों को एजुडिकेट करें। आप अपनी हाथों में खुद कानून ले लेते हैं, खुद मुद्दई बन जाते हैं, खुद अपनी मर्जी के मामला जो है वो करते हैं। ठीक है, तो गाइस फिर मुझे सही रूट बता दो।
उन लोगों के लिए जो अभी देख रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं इन दर ओन राइट, देखिए हर बंदा अपने घर में एक एक्टिविस्ट है, देखिए हर बंदा अपने घर में एक्टिविस्ट है और उसके पास ये राइट है कि वो कुछ करे, लेकिन सर हमें प्रॉपर लीगल रूट बता दें, वो प्रॉपर तरीका बता दें जहाँ पे हम कोई जैसे कि किसी के घर में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं नौकरी के लिए, ना उनको खाना मिल रहा ना उनको रोटी मिल, अव्वल तो ये क्राइम है, चाइल्ड लेबर है, चले रखे ही हुए हैं, मारे गाली गलौज व्हाटएवर। आई एम सॉरी, ये जो केसेस आए यंग बच्चों के उसको किसी ने यंग काम करने वाली बच्चियों को और बच्चों को मारा और उनका बुरा हाल किया, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमसायों को नहीं पता था, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि किसी ने भी कभी उनके साथ ज्यादती होते हुए नहीं देखा। इम्पॉसिबल बात है। जिन्होंने जल्लादों की तरह मारा, जो भी वो लोग थे, उन लोगों को के इर्द गिर्द किसी ना किसी ने तो नोटिस किया। मुझे तरीका बताओ जो सही है, जो आप लोगों की, जो वकीलों की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प करता है। देखिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो तो आप 15 पे कॉल करें। जब भी आप देखें देयर इज़ अ कमीशन ऑफ क्राइम या कोई शख्स भी हु इज़ डिज़ाइनिंग टू कमिट अ क्राइम, तो आप सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो है वो 15 पे कॉल करें। दूसरी बात ये आपने कहा कि हम ऐसी माशरती नाहमारियों का रास्ता कैसे रोकेंगे, जिस तरह जो है वकील साहबा ने बात की कि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि माशरती नाइंसाफ़ है या मौशी नाइंसाफ़ है तो लोग खुद कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदालतों का प्रोसेस जो है उसको एक्सपीडाइट किया गया है, इसके अंदर तेज़ी लाने की कोशिश की गई है कि जो एक मुद्दई, जो एक साइल, जो एक मुस्तगीस, जो कोई भी मुकदमा केस या काज लेके अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता है, और दरवाज़ा खुलते हुए इतनी देर ना हो कि बहुत किसी गोली की नज़र हो के किसी अखबार की सुर्खी में किस्सा परी ना बन जाए। तो उसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम, जिस तरह मैंने पहले आपको गोशगुजार की, उसमें जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया। हमारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। एक शख्स जो है वो अदालतों में जाने से इसलिए कतराता है कि 6-6 महीने जो है, 1 साल 2 साल 4-4 5-5 साल तक जो है वो मेरा केस लटकता रहेगा और कोई इंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, मौजूदा दौर के अंदर क्या है कि ज़बरदस्त चीज़ की है, पूरी दुनिया के अंदर 3 जुडिशल सिस्टम जो बेहतरीन जुडिशल सिस्टम है, एक नॉर्वे का, एक डेनमार्क का, एक फिनलैंड का, और वहाँ की उन मुल्कों की पॉपुलेशन देखें 57 लाख, 58 एंड 60 लाख, ये 3 मुल्कों की पॉपुलेशन है। और वहाँ पे जजेस की तादाद को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कंपोजिशन को 17 जजेस हैं फिनलैंड के अंदर, 18 नॉर्वे और डेनमार्क में 20 जजेस हैं। उन मुल्कों के अंदर जहाँ पे 60 लाख से कम आबादी, और हमारे मुल्क 26 करोड़ आवाम का मुल्क, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17। तो मौजूदा हुकूमत ने इसको बढ़ाकर 34 कर दी। हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस को बढ़ा दिया गया, लोअर जुडिशरी के अंदर जो है इंक्लूडमेंट की गई। फिर जो हमारा रेप ऑर्डिनेंस के हवाले से कवानीन थे, जो बच्चियाँ माशरती नाहमवारी का सामना करती थी, रेप का या इस तरह के मसाइल का, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर बहुत से ऐसे इकदाम किए गए जो लोग सोशल इनजस्टिस की वजह से जो है उकताए थे या बहुत ज़्यादा परेशान थे या डिप्रेस थे कि माशरे में हम नाहमारी की जाती है, दे कैन नॉक द डोर ऑफ देयर कोर्ट्स, वो अपनी अदालतों की तरफ आएँ, उनकी बड़ी निगाहों से देखें, दे मस्ट ग्लांस टुवर्ड द ब्लैक कोट्स एंड ब्लैक टाइज के ये हमारे मसीहा है, ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। जब लोगों को ये तासुर दिया जाएगा कि हम खुद ही मुद्दई बन जाए, खुद ही जलाद बन जाए, अपनी मर्जी का इंसाफ कर लें, मेरे ख्याल में रास्ते नहीं चलेंगे। पर यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, इन्होंने बात की थी अबाउट कोर्ट्स और अदालतों के बारे में बात की थी। यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स उठाए गए, जैसे करंट गवर्नमेंट ने उठाया है विद रिगार्ड्स टू वुमेन प्रोटेक्शन, साथ में आपकी PCSW ने, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने, इन्होंने 1413 की, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी मैरिज राइट्स के हवाले से, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी हेल्पलाइन। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे बात की डिफरेंट जुडिशल सिस्टम्स की, यहाँ पर ADR का भी जो एक सिस्टम है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन के तहत जो सुलह सुलाई जो होती है, जो सारी वो मामलात जो अदालत जाने से पहले जो सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि देखिए अदालत हर केस नहीं होता जो अदालत जाने वाला होता है, ये भी लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दफ़ा लोगों को सिर्फ एडवाइस ही चाहिए होती है, लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, लीगल एडवाइस चाहिए होती है कि देखिए हमारी कानूनी कि किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर 1043 जो है इट्स वेरी एक्टिव। 1043 दैट इज़ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसके साथ साथ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 1413 अपना हेल्पलाइन लॉन्च किया है, और इनका जो सक्सेस रेट है वो ऐसा नहीं है कि वो इतना बुरा है। इस तरह मैं ये भी लाइट शेड करना चाहूँगी कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी थ्रू सोशल जस्टिस, वो इस तरह के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो पहले नहीं थे। अब कभी मैंने नहीं सुना था कि किसी को कॉल पे 1413 पे बताया जा रहा है कि उसने अपने निकाहनामे में कौन से राइट्स लिखने हैं, या उसने किस तरह अपने अगर डिवोर्स करनी भी है तो वो किस तरह करे विद कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ द राइट्स। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं सोशल जस्टिस की, मुआशरती इंसाफ के बारे में, बच्चियों को उठा के घर से बाहर फेंक दिया जाता है
शादीशुदा बच्चियों को कि भी अब हमारा पुत्र दूसरी शादी कर रहा है, ना उसके कपड़े ना उसकी बगैर किसी चीज़ के जो कपड़े पहने हुए बस बाहर निकल जाओ। बड़े ऐसे केसेस खवातीन देखे। के पास बहुत से राइट्स हैं। कस्टडी के केसेस के बारे खवातीन के में पास वहाँ पे बहुत से राइट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी खवातीन उससे अवेयर नहीं है। Exactly. जो शख्स आपके साथ ज्यादती करे इस तरीके से पूरी ज़िंदगी वो अदालतों में तरीहें भुगतेगा, पूरी ज़िंदगी वो उसकी मेंटेनेंस पे करेगा, लेकिन वो उस नुकसान का ज़ाला नहीं किया जा सकता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। But यहाँ पर लेकिन social मैं बात justice- नहीं, बट मैं तो social आपके justice साथ की- अग्री कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए बात ये कि व्यूअर्स बात फिर वहीं पे शुरू होकर ख़त्म हो जाती है। तालीम, अपने बच्चों को तालीम दें ताकि वो इतने केपेबल हों कि इस चीज़ को जिसको हर बंदा यूज़ करता है रील्स देखने के लिए और टिकटॉक वगैरह देखने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च कर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है बट इतना जोगा तो होना कि बंदा टाइप करके चेक कर सके, तो एटलीस्ट माँ बाप जो सबसे बड़ा सोशल इनजस्टिस करते हैं वो ये है कि बच्चों को, बेटियों को तालीम नहीं देते। और सबसे ज़्यादा मार्जिनाइज सोसाइटी हमारी बच्चियाँ हैं। अब हमारी माइनॉरिटीज़ के जो हमारी नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उनके भी बहुत से राइट्स हैं, उनको आगाही ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। उनके वही राइट्स हैं जो 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 एक रेगुलर सिटीज़न के हैं, लेकिन उनको फील कुछ और कराया जाता है। तो जब आप बच्चों को तालीम याफ्ता करेंगे तो बहुत सी सोशल जो इनजस्टिस है वो रुक जाएगी। एंड जैसे ये सारी बातें आप करें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। हम टीवी पे बैठ के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं है। सो गो, हम 6 साल भी प्रोग्राम करते रहेंगे तो हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। तो होल पॉइंट इज़ कि आपको आगाही देना और आपको गाइडेंस देना ताकि आप भी अपने बच्चों, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपनी बहनों, इवन अपने माँ बाप के साथ कोई ज़्यादती अगर हो तो उसके ऊपर सही तरीके से एक्शन ले सके, राइट रूट ले सके, ताकि आपको इंसाफ भी मिले और अगर कोई नुकसान या कोई ऐसे मामलात हुए हैं तो वो भी आपके कवर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू बोथ ऑफ यू। यहाँ पे अपने शो को कंक्लूड करेंगे व्यूअर्स। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफ़िज़।